तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो कल आपका आ गया है पीसीएस प्री का है रिजल्ट, अभी जो 2025 में अटैम्प्ट हुआ था आपका। जिन बच्चों का हो गया प्री उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन्हें हार मानने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका प्रयास जो था असफल नहीं हुआ, बल्कि आपको आपकी सफलता के मध्य थोड़ा और करीब लेकर आया है। बस आपको थोड़ा सा ये बात को ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ आपकी कमियां आपकी तैयारी में रह गई थी, जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके अलावा जो जिन बच्चों का नहीं हुआ, तो वो था कट ऑफ का थोड़ा सा ऊपर जाना पिछले साल के मुकाबले। और उसका रीज़न जो था आपका, वो था आपका, अगर आप सी सेट का पेपर देखोगे तो 2024 का जो आपका प्री हुआ था उसका सी सेट बड़ा ही टाइट पूछा गया था, बहुत टफ था। इस वजह से आपके बहुत सारे जो बच्चे थे वो सी सेट में ही बाहर हो गए थे, ठीक है। और जिस वजह से आपका जो जीएस की आपकी जो कट ऑफ थी वो थोड़ा डाउन रही थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सी सेट आपका थोड़ा ईजी था, मतलब ईजी था, मॉडरेट भी नहीं बोलूँगा उसे, ईजी था आपका। और बड़ी भारी संख्या में जो बच्चे थे उन्होंने सी सेट क्लियर किया, जिस वजह से आपके जो जीएस वाला पोर्शन था, जो जीएस वाला पेपर था, उसकी कट ऑफ आपकी हाई हुई है, ठीक है। तो अब आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ महीनों बाद आपका दोबारा प्री होने वाला है, कैलेंडर आपका आयोग ने दे दिया है। बस अब आपकी जो कमियां वगैरह है अगले अटेम्प्ट में वो ना आपको रोक पाए, इसलिए आपको उन पर काम करना है और अभी से आपको तैयारी में लग जाना है, ठीक है। अब तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे नहीं कि आप प्री के ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते जाओ कि भाई आप पढ़ते गए, प्री प्री के लिए प्री आपका निकल गया, जुलाई में जो पेपर है, ठीक है। और उसके बाद 3 महीने का टाइम मिलेगा बस, 2.5-3 महीने का मेंस के लिए, और फिर तब आप मेंस तब पढ़ोगे, तब थोड़ा सी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो आपको करना ये है कि प्री भी अभी से आपको साथ साथ लेके चलना है, लेकिन मेंस को आपको ज़्यादा फोकस अभी से करके ले चलना है, ताकि ऐसा हो कि जुलाई तक आते आते आपका मेंस आपका पूरा तैयार हो, उसके नोट्स आपके बने हुए हों, पेपर वाइज आपका क्लियर हो, आपका जो सिलेबस है वो आपका हो तैयार हो, कि जो क्रिप्सी नोट्स आपके रिविजन के लिए बने हो वो आपका पूरा तैयार हो, समझ रहे हो। बस आपको फिर जुलाई के बाद प्रीलिम्स देने के बाद क्या करना है कि बस आपको मैक्सिमम मॉक लगाने पड़े और आपको आंसर राइटिंग करनी पड़े, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कंटेंट आपका तैयार हो, चीज़ें आपने पढ़ी हुई हो, बस अब आपको उनको निखारना है और बेहतर बनाना है बस। तो लास्ट के 2 2.5 महीने आपको इस तरीके से आपको करना है, ताकि आपकी जो तैयारी मेंस की हो वो आपकी और बेहतर हो रखी हो, ना कि आपको बाद में करनी पड़े, ठीक है। तो ये है, इसलिए जिन बच्चों का भी प्री हो गया है और मेंस का गाइडेंस चाह रहे हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से अपनी जो तैयारी है उसे आप और स्ट्रांग और उसे एक धार दे सकते हो, ठीक है। तो हम टॉपिक पे वापस आते हैं। ये हमारे मॉर्निंग जो क्लास है आपकी, बेसिकली आपका जो उत्तराखंड फर्स्ट पेपर है आपका, उसको हम देख रहे हैं। तो इसमें हमने उत्तराखंड की यूनिट इतिहास यूनिट फर्स्ट खत्म कर लिए, यूनिट सेकंड भी हम खत्म हमारी हो चुकी है, और यूनिट थर्ड भी हम अपना कवर कर चुके हैं सिलेबस वाइज। अब आज हम शुरू करने वाले हैं आपका यूनिट 4। अब यूनिट 4 हम शुरू करेंगे, और ये बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका उत्तराखंड के कल्चर को समझने के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति को समझने के लिए। अब इसमें क्या है, आपको बहुत सारे टॉपिक इसमें मिलेंगे, बस हम इन टॉपिक को क्या करेंगे, अलग थोड़ा कैटेगराइज कर देंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ा मिलते मिलते जुलते आपस में, ठीक है। तो हम उनका एक पेयर बनाएंगे और उनको फिर साथ में पढ़ेंगे, 4-5 क्लास, 5-6 क्लास जितने में कवर होंगे, ठीक है। अब जैसे पहला आपका ये है परिवार वाला। तो परिवार हो गया, विवाह हो गया, नातेदारी होगी, जाति व्यवस्था हो गया, और गतिशीलता हो गया। तो ये आपका पूरा एक टॉपिक बन जाता है, इसको हम एक साथ देखेंगे। अगला आपका बनता है अनुसूचित जाति आपका हो गया, जनजाति आपका हो गया, और अन्य आपकी पिछड़ी जातियाँ आपकी होगी, इनका एक अलग ग्रुप बन रहा है आपका, 2 हो गया। एक आपका बन रहा है जो ग्रामीण शक्ति संरचना आपकी होगी, नगरीकरण आपका हो गया, और औद्योगिकरण हो गया, एक पेयर आपका ये बन रहा है। 3 पेयर आपका हो गया, 1 2 3, ठीक है। अब एक को हम थोड़ा सा बड़ा बना दें, या फिर 2 हम कर सकते हैं, या फिर एक ही बना लो। लोकगीत आपका हो गया, लोक नृत्य आपका हो गया, शिल्प आपका हो गया, प्रमुख गायक आपके, रंगकर्मी आपके हो गए, लोक वाद्य यंत्र हो गया, चित्रकला, वेशभूषा, खान पान, बोलियाँ और शिल्प। ये पूरा आपका एक टॉपिक से बनता है पूरा मोटा मोटा, लेकिन चाहे तो हम इन्हें इसको क्या करेंगे, पूरा हम 2 टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 आप ये मान लो। पर एक आपका बचता है लास्ट में, धार्मिक स्थल, मंदिर, मेले, त्योहार, ठीक है। एक आप, तो बेसिकली आपकी 6 क्लासेस यहाँ पे आपकी काउंट हो रही है, ठीक है। तो 6 क्लासेस में कोशिश करूँगा आपका ये पूरा टॉपिक आपका खत्म हो जाए,
ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी 14 क्लास आपकी हो चुकी है, 6 आपकी हो जाएगी, यानी 20 क्लास आपकी हो गई। ठीक है, 20 क्लास ये होगी। और पूरा फिर आपकी जो 10 क्लास से कम क्लास से आपकी रखी, वो आपका रिजल्ट आपकी जो यूनिट है, इसे हम 10 क्लास में पूरा ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 30। उसके बाद जो करंट अफेयर का आपका है वो तो हमें करना ही है। तो ये मान के चलो कि 30 से 32 क्लास में मैंने 50 का बोला था, लेकिन 35 क्लास में आपका पूरा पूरा आपका जो उत्तराखंड का पेपर होने आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड 2 का थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, उसको फिर हम इसी टाइम पे आपका देखना शुरू करेंगे। ठीक है, ताकि आपका टाइम से पहले आपका जो पूरा सिलेबस निपट जाए, बाकी फिर हम जीएस पे ध्यान दे सकें। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं परिवार विवाह नातेदारी, जो आपका टॉपिक है जाति व्यवस्था वाला, इसको हम बेसिकली देखने वाले हैं। अब इसमें ये समस्या है कि उत्तराखंड कैसे कोई स्पेसिफिक बुक आपको मिलती नहीं है जो मीन्स के इन टॉपिक्स को प्रॉपर तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग दे दे आपकी, समझो। तो इसके लिए मैंने अलग से नोट्स तैयार कर रखे हैं आपके, हम सीधा उनके थ्रू इन टॉपिक को समझेंगे, ना कि हम इन टॉपिक्स में पीएचडी करेंगे। हमारे जो सिलेबस में लिखा है, सिलेबस की जो डिमांड है, जिनसे हमारे सवाल बनेंगे, किस तरीके से सवाल बनेंगे, हम उनको समझेंगे, उन पर एक समझ विकसित आपके करेंगे। बस ज़्यादा हमें डीप नहीं जाना है कि हमें बिल्कुल ही किताब छाप देनी है उस पर, ऐसा कुछ नहीं। अब इसमें ये बोल रहा है आपका, एक मिनट और। अब ये बोल रहा है कि परिवार विवाह और नातेदारी, ठीक है, जाति व्यवस्था और गतिशीलता, तो इन टॉपिक्स को हमें देखना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले परिवार की है, ठीक है, ये अलग अलग आपके टॉपिक है। ठीक है, ये परिवार अलग है, विवाह एवं नातेदारी अलग है, और जाति व्यवस्था एवं गतिशीलता आपकी अलग है। तो 3 आपके टॉपिक आपके बनते हैं यहाँ पे। तो जो परिवार की बात यहाँ पे आ रही है, तो थोड़ा सा पेन हम, ठीक है, रेड पेन ठीक रहेगा। ठीक है, तो परिवार की हम डिस्कस कर रहे हैं फैमिली का, वो उत्तराखंड के स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड स्पेसिफिक हम बात करें कि उत्तराखंड के संदर्भ में हमें परिवार को समझना है। तो सबसे पहले आप ये समझोगे कि परिवार का जो आपका एक प्रारंभिक स्वरूप कैसा रहा है और विशेषताएं कैसी रही है, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम संरचना की बात करते हैं परिवार के बारे में। तो आपको जो है उत्तराखंड में बेसिकली संयुक्त परिवार प्रणाली आपको देखने को मिलती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इस सामान्यतः आप जब देखते हो तो कृषि आपका हो गया, पशुपालन आपका हो गया, और जो कठिन आपकी जो भौगोलिक जीवन है उसकी आवश्यकताओं के कारण प्रचलित था, समझ रहे हो ना। क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ी आपका क्षेत्र है वहाँ का पशुपालन आपको करना पड़ता था, कृषि आपको करनी पड़ती थी। हाँ, आपका कठिन कठिन आपका विषम भौगोलिक आपकी स्थिति थी, विषम भौगोलिक जीवन आप यापन था। तो जितने लोग आपके संयुक्त रूप में रहेंगे, उतने आसानी से आप इन जो समस्याएं, इन चुनौतियों को पार कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका जो है ये संयुक्त परिवार प्रणाली आपको देखने को मिलती थी उत्तराखंड में। ठीक है, सत्ता की बात की जाए तो इसमें आपको पितृसत्तात्मक एवं जो पितृ स्थानीय आपकी जो है, हम पेट्रियल लोकल हम बोल सकते हैं, वो उसे हम देखने को मिलती है। पेट्रियल का जो है, इसमें परिवार का जो मुखिया होता है वरिष्ठ पुरुष होता है भाई। और विवाह के बाद जो आपका है, वधु पति के घर आपका जो है वो निवास के लिए आती है, समझिए ना। तो सत्ता आपको यही है भाई, ये तो आपका पितृसत्तात्मक है कि भाई परिवार जो मेल आपकी है वो डोमिनेट रहेगा। अब परिवार में आपका जो मुखिया है आपका वरिष्ठ पड़ोसी आपका बना हुआ है। और जब भाई शादी हो रही है तो शादी के बाद भी आपकी जो महिला है, तो महिला जो है वो पति के घर आ रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि पति जाए महिला के घर, तो हम समानता मानेंगे ना, तो ऐसा नहीं है, महिला पति के घर आ रही है, समझ गए। कार्य हम देखेंगे तो परिवार जो आपका केवल है वो सामाजिक इकाई नहीं थी, बल्कि क्या एक आर्थिक इकाई भी थी, जहाँ आपका खेती हो गया, पशुपालन हो गया, घरेलू काम आपके हो गए, ये सब आपके मिलकर किए जा रहे थे। तो परिवार का काम बेसिकली आपका एक सामाजिक इकाई ना रहकर वो पूरा आर्थिक इकाई के रूप में भी थी। खेती साथ में कर रहे हैं, पशुपालन साथ में कर रहे हैं, घरेलू काम आपके साथ में कर रहे हैं, तो एक वही आर्थिक इकाई के रूप में भी आपका काम कर रही थी। अब जब मुख्य परीक्षा में हमें क्या बातें ध्यान रखनी है, किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं संरचना का, अब इसमें हमें एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है कि जो संयुक्त परिवार ने कैसे जो पहाड़ी अर्थव्यवस्था होगी और जो सामूहिक आपकी सुरक्षा है उसको बनाए रखा। ये सोचने वाली बात है, इसी पे आपका सवाल बन सकता है। तो उसका आंसर आपका इसमें बना हुआ है कि भाई वो सामान्यतः आपकी जो अर्थव्यवस्था, जो पहाड़ी अर्थव्यवस्था थी, और जो सामूहिक सुरक्षा को बनाए रखा। क्योंकि सामान्यतः जो है उन्हें साथ में मिलकर काम करना पड़ता था, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, कठिन भौगोलिक आपके जीवन की आवश्यकता होगी, इन सब के कारण वो विशेषता वो प्रसिद्ध आपकी बनी हुई थी। संयुक्त आपकी जो परिवार प्रणाली है वही आपका यहाँ पे झलक रही है। पितृसत्तात्मक की बात है तो यहाँ पे आलोचनात्मक आप देख सकते हैं कि महिलाओं के पास जो है श्रम में भागीदारी होते हुए भी निर्णय लेने की शक्ति आपकी सीमित थी। अब कार्य तो महिला प्रॉपर उतना ही कर रही है, योगदान उनका श्रम में उतना ही है, लेकिन जब बात निर्णय लेने की शक्ति की आती है तो उतना जो उनकी जो शक्तियाँ वगैरह होती है वो सीमित हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे
आर्थिक आय की बात करें तो तुलनात्मक हम जब मैदानी क्षेत्रों की बात करेंगे तो उन परिवारों की तुलना में जो पहाड़ी परिवार है वो अधिक आपके जो आत्मनिर्भर होते हैं किसके, मैदानी क्षेत्रों की तुलना में। इस बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो परिवार को आपको इस तरह से समझना है कि परिवार का आपको उत्तराखंड का जो खंड का जो आपका पारंपरिक स्वरूप रहा है वो इस तरीके से रहा है, आपकी संरचना उसकी आपकी संयुक्त परिवार प्रणाली की रही है, पितृसत्तात्मक रहा है आपका, वो केवल एक सामाजिक इकाई नहीं बल्कि आर्थिक इकाई भी थी, क्योंकि कृषि पशुपालन और कठिन भौगोलिक जो जीवन थी वो आवश्यकताओं की बनी हुई थी, उन्हें एक साथ आपकी बांधती है। पितृसत्तात्मक आपका जो आपका मुखिया आपका होता है, पुरुष आपका वही आपका मुखिया होता था। इस तरीके से आपको इस पारंपरिक स्वरूप को आपको परिवार का उत्तराखंड के संदर्भ में आपको समझना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि परिवार की आपकी संरचना में वर्तमान में परिवर्तन क्या है, क्या परिवर्तन आए। अब ये खंड सबसे महत्वपूर्ण आपका, अधिकांश जो आपके सवाल आपके यहीं से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें परिवर्तन के कारकों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है कि वो कौन से कारण है, कौन से कारक है जिनसे परिवार की संरचना में वर्तमान में परिवर्तन आया भाई। अब हम देखेंगे तो एक तो आपका पलायन आपका हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न आपका यही है। अब इसमें क्या है कि आपका जो नाभिकीयता की ओर संक्रमण की बात ये कर रहा है, यानी कि पुरुषों के रोजगार हेतु आपका जो मैदानी क्षेत्र आपके हो गए, शहरों में जाने से आपका क्या है, एक जो संयुक्त परिवार जो आपकी है वो टूटकर आपका एक न्यूक्लियर हो रहे हैं, न्यूक्लियर परिवार यानी कि एकल परिवार में आपका परिवर्तित हो रहे हैं। अब भाई उनकी मजबूरी है जॉब करना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, इसलिए वो गाँव से पलायन करके देहरादून आ रहे हैं भाई, मैदानी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं, हल्द्वानी जा रहे हैं, उधम सिंह नगर जा रहे हैं, समझ लो ना। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, जो पहले आपका गांव में आपका ग्रामीण संयुक्त परिवार था वो अब टूट कर आपका नाभिकीय हो रहा है, एकल परिवार आपका हो रहा है पलायन की वजह से। अब महिला प्रधान परिवार की बात कर रहा है, तो पलायन के कारण क्या हो रहा है, जो ग्रामीण परिवार अब अक्सर महिलाओं द्वारा संचालित होते हैं। और मेंस एनालिसिस की बात करें तो जो महिला प्रधानता आपकी है, तो यह महिला सशक्तिकरण का प्रतीक तो कम है, बल्कि महिलाओं पर खेती और घर के दोहरे कार्यभार का दबाव अधिक बना रहे हैं। अब देखो पलायन हो गया, पुरुष आ गया मैदान की ओर, अब बची महिला घर पे, अब साइड डिसीजन महिला ले रही है, ठीक है, महिला अब प्रधान परिवार बन गया है। अब एक तो आप पॉजिटिव रूप में देखोगे ना कि महिला प्रधान बन गई है, वो आपका मतलब प्रमुख बन गई है परिवार की। अब जब हम ये देख नहीं पाए वो यार महिला प्रमुख बनी है, यानी कि महिला का सशक्तिकरण हो रहा है, एम्पावरमेंट हो रहा है, लेकिन ये महिला सशक्तिकरण का प्रतीक नहीं है, उसका प्रतीक कम होगा, बल्कि अब क्या है, अब महिलाओं पर खेती और घर, इन दोनों तीनों का क्या है, एक दोहरा तिहरा कार्यभार, उनके दबाव जो उनके ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये महिला सशक्तिकरण का प्रतीक कम है, बल्कि दोहरे कार्यभार का दबाव उसमें ये अधिक आपका है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा जो परिवर्तन आपका है, पलायन का आपका हो गया, महिला परिवार प्रधान का आपको देखते रहना है, और तीसरा आपका आधुनिकीकरण एवं शहरीकरण की बात कर रहा है। अब व्यक्तिवाद जो आपका बड़ा है, जो आपका उपभोक्तावाद का उदय हुआ है, समझ लो ना, उसने क्या किया, परिवार के सदस्यों के बीच आपका एक अंतर पीढ़ी संघर्ष जो है वो भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब चौथा आपका है कि कानूनी प्रभाव क्या पड़ा है, तो उत्तराधिकार आपके हो गए, संपत्ति आपके हो गए, विवाह कानून हो गए, इनमें जो बदलाव आया उनसे महिलाओं को है संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ है, और जो परिवार के आपका जो पारंपरिक जो शक्ति संतुलन का है उसको भी एक हिसाब से प्रभावित करता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इन तीन चार कारणों का आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल देना है अपने, कि अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड की जो पारंपरिक परिवार की संरचना थी उसमें वर्तमान समय क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं और क्यों देखने को मिलते हैं, कारण क्या है, तो कारण आपके यही है, और इन कारणों से आपके क्या परिवर्तन आ रहे हैं, आपके ये हो जाएगा, एकल परिवार आपका हो गया, महिला प्रधानता जो महिला सशक्तिकरण का आपका रूप है, जो व्यक्तिवाद और उपभोक्तावाद का उदय हुआ है, जिससे परिवार सदस्यों के बीच क्या है, एक अंतर पीढ़ी संघर्ष आपको देखने को मिलता है। बच्चे के विचार आपके जो है दादा के विचार से बिल्कुल नहीं मिलते हैं, उनके बीच एक अंतर पीढ़ी संघर्ष आपको देखने को मिलता है। पिता और पुत्र के बीच आपको अंतर पीढ़ी संघर्ष आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जो आपका इंटर जनरेशन जो गैप है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब समसामयिक के मुद्दे की बात करें, चुनौतियाँ क्या बनी है भाई। अब इसमें जो चुनौती आप देखोगे तो एक तो वृद्धावस्था की असुरक्षा आप देखोगे। अब युवाओं का जो प्लान आपका बढ़ रहा है उसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल का संकट आपका बढ़ रहा है, एक जो भावनात्मक और जो आर्थिक आपके दोनों स्तरों पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें इम्पैक्ट आप क्या देखोगे या क्या प्रयास अगर किया जा रहा है वो हम देख सकते हो। अब जो आपकी वृद्धावस्था पेंशन आपकी योजनाएं होगी, जो डे केयर सेंटर आपके हो गए, जो वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष की आवश्यकता, तो ये सब आपकी बढ़ रही है, और इन्हीं के ऊपर जो है प्रयास किए जा सकते हैं, समाधान किए जा सकते हैं सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए। अब है अगला सांस्कृतिक विचलन आपका हो रहा है भाई, ये आपकी चुनौती बनी हुई है, पहली हो गई, दूसरी आपकी होगी बच्चों का जो है शहरी शिक्षा प्रणाली में आपका जो वो पढ़ रहे हैं उनके क्या है, गांव के संस्कार नहीं मिल रहे हैं, अपने दादा दादी के संस्कार नहीं मिल रहे हैं, उनके जो पहाड़ी कल्चर है, जो संस्कृति है वो उससे कट जाना है। अब होता है ना कि भाई हम तो पहाड़ी हम गढ़वाली हैं, लेकिन गढ़वाली बोल नहीं पा रहे हैं भाई साहब,
हम गढ़वाली हैं, लेकिन हम गढ़वाली बोल नहीं पाएंगे, गढ़वाली हमें समझ नहीं आती है। बोला नहीं कि पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो मैं देहरादून वाला हूँ, तो बात हो जाती है कि आप देहरादून तो रह गए, आप बोलने को नाम मात्र के क्या पहाड़ी हो भाई, नाम मात्र गढ़वाली हो, नाम मात्र कुमाऊनी हो, लेकिन ना आप कुमाऊनी बोल पा रहे हो भाई साहब, ना आप कुमाऊनी समझ पा रहे हो, ना गढ़वाली बोल पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो, ना आपको गढ़वाली कुमाऊनी डिशेस का पता है, ना उनके आपको बोली भाषा खान पान त्योहारों को पता है, बस हम नाम के आप गढ़वाली कुमाऊनी बन गए रह गए हो। समझ रहे हो ना। तो संस्कृत जो विचलन आपका वही आपका रह गया है। अब इसमें क्या आपका संस्कृति का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। स्थानीय भाषा आपकी होगी, लोक ज्ञान आपका हो गया, उसको क्या है, उसको स्कूली पाठ्यक्रम से जोड़ना बहुत अति आवश्यक है। उत्तराखंड के जो मैदानी जिले हैं उन सभी स्कूलों में। भूमि उपयोग प्रबंधन की बात कर रहा है। अब पुरुष सदस्यों की अनुपस्थिति में क्या हो रहा है कि महिलाओं के लिए जो कृषि भूमि का प्रबंधन है, वो जो बाजार तक पहुंच है और तकनीकी ज्ञान की जो कमी बनी हुई है, तो इसके रूप में आप चुनौती के रूप में आप देख सकते हो। इसका क्या है भाई, तो जो कृषि नीतियाँ सरकार बनाती है उसमें जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनको कृषि ऋण आपका हो गया, प्रशिक्षण उनका हो गया, जो कौशल विकास उनका हो गया, उनको प्राथमिकता देना सरकार का दायित्व होना चाहिए, या फिर इस रूप में काम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो परिवार वाला टॉपिक है, हमें सिर्फ इतनी बेसिक बातों को उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, 16 मिनट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, बट टॉपिक को आपको समझ के हो। ठीक है, तो परिवार की जब बात आएगी तो आपको इस तरीके से टॉपिक को अच्छे से समझना है। ठीक है, अब इसमें सवाल कैसे बनेगा कि भाई उत्तराखंड में पलायन जनित जो महिला प्रधान परिवारों की प्रमुख चुनौतियों के संक्षिप्त में आपको चर्चा करनी है, स्पष्ट करना है 50 शब्दों में, 100 शब्दों में आप कि पलायन ने उत्तराखंड के परिवारों को नाभिकीय परिवार प्रणाली की ओर कैसे प्रेरित किया है, एकल परिवार की ओर। कारण और सामाजिक प्रभाव स्पष्ट करें। अभी ऊपर हमने देखा आधुनिकता के दौर में उत्तराखंड के परिवार की संस्था आपकी जो है किन चुनौतियों का सामना कर रही है, सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण के समाधान आप सुझाइए। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर ये डिस्कस किया पे देखो, ये सारी चुनौतियाँ आपकी है, वृद्धावस्था आपकी हुई है, सांस्कृतिक विचलन आपको देखना मिल रहा है, जो मूल्य हमें अपनी दादा दादी से मिलते थे वो नहीं मिल रहे हैं। समझे ना। बचपन जब हमारी दादा दादी थी हमें कहानियाँ सुनाती थी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गढ़वाली में, कुमाऊनी में, लेकिन अब वो नहीं सुनने मिल रही। उनसे एक आपका एक एथिक्स हमें सीखने को मिलता था, एक नैतिक मूल्य में सीखने को मिलते थे, उन सब का अभाव है। अब देहरादून में आके मम्मी मम्मी भी जॉब कर रही है, पापा भी जॉब कर रहे हैं, बच्चा क्या है एक सिंगल पेरेंट के उसमें पढ़ रहा है, या फिर मम्मी पढ़ रही है या फिर पापा पढ़ रहे हैं, या फिर उसके केयर करिए, आपने नौकरानी रखी है, हेल्प आपने आपने हेल्पर रखी है। तो जो उनके अंदर संस्कृति जो कल्चर जो उसके अंदर जो आपके संस्कार नैतिक मूल्य आने चाहिए थे, जो दादा दादी समय मिलते थे, उनका अभाव देखने को मिलता है। जो आगे जाके आपको एक एक रूप उसका धारण कर लेता है कि भाई जब होता है ना कि आप बचपन से बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे, अच्छे आपके नियम सिखाओगे, मूल्य दोगे, तो आगे जाके उस तरीके से आगे बढ़ेगा। समझ हो ना। तो कहने का मतलब यही है। तो परिवार में आपको इस तरीके से आपको टॉपिक देखना है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका विवाह और नातेदारी के बारे में। ठीक है, तो विवाह की बात की जाए तो विवाह आप जब बात करेंगे तो केवल आपका जो है एक व्यक्तिगत आपका धार्मिक अनुष्ठान के रूप में नहीं, बल्कि आपका क्या है एक सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में भी आपका हमें देखना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि विवाह आपका एक व्यक्तिगत धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक सामाजिक हो गया, एक आर्थिक हो गया, एक सांस्कृतिक जो संस्था के रूप में भी हम इसे देखेंगे भी। ठीक है, अब उत्तराखंड में अगर विवाह की बात की जाए, प्रकार की बात की जाए, तो बेसिकली अभी तो हम एक विवाह आपको प्रचलित आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखते हो तो बहु विवाह आपका कम रहा है। ठीक है, अब उतना कम भी नहीं रहा है। मैं हमारे जो देखते हैं उन दादा दादी के टाइम पे मैं याद करूँ तो दो दो तीन तीन बीवियाँ भी रही है। तो मतलब जनरली वो कम आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो जनजातीय आपके क्षेत्र हैं जो आपके वहाँ आपको जो बहु विवाह आपके जो पत्नी आपकी जो प्रथा है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगर विवाह के नियम की बात की है तो आपका जो भाई विवाह की बात हम कर रहे हैं, यानी कि जो गोत्र आपका हो गया, जो सगोत्र आपका इसमें निषेध माना गया है, यानी कि समान गोत्र में आप विवाह नहीं कर सकते भाई। संपृक्त भाई आप विवाह है जो यानी कि करीबी रिश्तेदारों में आपका विवाह आप विवाह नहीं कर सकते हो। तो इन सब का क्या है आपका कड़ाई से पालन किया जाता है उत्तराखंड में। अब इसमें देखोगे तो गोत्र व्यवस्था ने कैसे एक सामाजिक दूरी और आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखा है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, और प्रकार की बात जब हमने की कि उत्तराखंड में आपको एक विवाह आपको प्रचलित है भाई पहाड़ी चित्रों में। ठीक है, तो यही आपका जो हम देखेंगे तो विवाह का जो सामाजिक निरंतरता का आधार हम इस रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अगर जनजातीय बात बात उसकी की जाए, जनजातीय विवाह की बात की जाए, जनजातीय विशिष्टता की बात की जाए, तो जौनसाई जनजाति की वह हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो वहाँ पे आप जब देखते हो ऐतिहासिक रूप से तो बहुपद तो जो आपका विवाह है अब तो हालांकि बहुत कम आपको देखने को मिलता है, उससे क्या है आपका वो आपको देखने को मिलता है। तो इसे आप किस तरह से देख सकते हो, क्या विखंडन रोकने के उपाय के रूप में देख सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे ज़मीनें बहुत कम होती थी। तो अगर आप
एक पिता के 2 बच्चे हो गए, यानी कि इस पिता के पास आपके 100 गज की ज़मीन है, ये मान लो एक व्यक्ति के पास। अब इसने शादी की, इसके 2 बच्चे हो गए, तो अगर इनका एक ये है, एक ये है, ठीक, बी है। अब 50-50 गज इनके पास आ गया। अगर दोनों अलग अलग शादी करते हैं, ठीक है, ये अलग शादी करता, ये अलग शादी करता, अब इनके 2 बच्चे होते, इनके 2 बच्चे होते, तो 50 का 25 25 हो जाता, 25 25 25 और 25। तो इन्हीं चीज़ से भूमि के विखंडन को बचने के लिए क्या करते हैं कि जो दोनों ए भी हैं, एक विवाह करते हैं, बहु विवाह करते हैं, यानी कि एक पत्नी है उनके बीच वो रख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो ज़मीन का जो आपका भूमि विखंडन है, आपको कहीं देखने को उनका विखंडन नहीं होगा, वो एक ही घर में आपकी बनी रहेंगी। तो इसका ताज़ा एग्जाम्पल अभी हिमाचल में आप देखोगे तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, उसमें जो 2 भाई थे उन्होंने एक ही लड़के से विवाह कर दिया था, ठीक है। तो उसके काफ़ी सकारात्मक और नकारात्मक आपको जो है रिएक्शन आपको देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देखते आपको रहना, ठीक है। भोटिया और थारू को आपको एक्सप्लेन करना है कि इन जनजातियों में भी आपके विवाह है, उस विवाह की आपकी विशिष्ट जो प्रक्रिया है और जो त्यौहार है उनसे आपको जुड़ाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो उत्तराखंड की जब बात करते हैं तुलनात्मक रूप से, उत्तराखंड की जो जनजातियाँ हैं वो विवाह पद्धति की तुलना में सामान्य जो पहाड़ी है समाज से, उसमें हमें करने को देखने को मिलती है, हमें करना अभी हम आगे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब विवाह की बात आती है तो विवाह में आपका क्या है कि एक तो एकल विवाह आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में, ठीक है। गोत्रों समान समान गोत्रों से विवाह करने से बचा जाता है, समान आपका जो रिश्तेदार में विवाह करने से बचा जाता है, एक गांव में आपका सेमी गांव में विवाह करने से बचा जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको तो सब देखते रहना है, ठीक है। अब वर्तमान परिवर्तन क्या है आया भाई, चुनौती क्या आई है, तो एक जो हम देखेंगे तो आधुनिकीकरण आपका बढ़ा है, ठीक है। उससे क्या है, उससे विवाह की उम्र में हमें वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि क्यों हो रही है भाई, शिक्षा और करियर पर आपका जो बढ़ता जोर है, उसके कारण जो लड़का और जो लड़कियां हैं उनके दोनों की विवाह में जो औसत जो आयु है वो आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सामाजिक स्वीकार्यता की बात की जाए, अंतर्जातीय विवाह की बात की जाए, तो संवैधानिक जागरूकता हो गई आपकी, शहरीकरण आपका हो गया, सरकारी प्रोत्साहन के माध्यम से क्या है आपका अंतर्जातीय विवाह भी आपको देखने को मिलते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में। अब अंतर्जातीय विवाह की बात में मान कहूँ तो मतलब उतना ओपनली तो नहीं होता, लेकिन अगर लड़का लड़की पसंद करते हैं तो भाग के साथ ही जरूर कर लेते हैं। बट ऐसा रेयर और द रेयर ऑफ द रेयर केस है कि दो विभिन्न अगर अलग जातियों के लोग सर्वसम्मति सामाजिक स्तर पे खुले तौर पे अपने 2 बेटों की शादी करवा लें, बच्चों की शादी करवा लें, चाहे वो एक उच्च जाति से रखता हो चाहे एक निम्न जाति से रखता हो। तो ऐसा बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर देखने को मिलता है। हाँ, ये आपको देखने को मिल जाएगा अगर लड़का लड़की अगर अलग जाति से हैं तो दोनों भाग के शादी जरूर कर लेते हैं, ठीक है। तो सामाजिक स्वीकार्यता में हम इस बात को हालांकि कर सकते हैं कि जो समझते हैं आपकी जागरूकता बढ़ी है, जो शहरीकरण आपका बढ़ा है, जो सरकारी प्रोत्साहन योजनाएं बढ़ी हैं, उसके कारण क्या है कि स्वीकार्यता में आपका धीरे धीरे बढ़ रही है इंटरकास्ट मैरिज को लेकर। अब इसमें नकारात्मक प्रभाव की बात की जाए, दहेज प्रथा, तो मैदानी क्षेत्रों की संस्कृति के प्रभाव से दहेज की मांग में उत्तराखंड में भी वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। तलाक दर में आपका वृद्धि आपकी हो रही है, वैचारिक भिन्नता आपकी हो गई, महिलाओं में आपकी जो आर्थिक स्वतंत्रता के कारण क्या है तलाक के मामलों में वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। तो इस बात में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब जो ये आपके विवाह परिवर्तन आपके हैं, जो आपका परिवर्तन है वो विवाह की संस्था को क्या है एक पारंपरिक बंधन से आपका क्या है एक व्यक्तिगत पसंद की ओर ले जा रहे हैं। इसमें आपको उपयोग करना है इस चीज़ का अंतर में कैसे। अब महिला जन्म सी बात है, वो पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, उतने आपके एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन जब अब सब पढ़ रहे हैं, अपनी बौद्धिक स्तर को बढ़ा रहे हैं, तो अपने सूझबूझ से मतलब जो उनके सही है गलत गलत है उस बेसिस पे वो अपने अपने क्या करें अपने फैसले वगैरह ले रहे हैं जो उनके सही है। अगर उन्हें लगता है कि सही नहीं तो बिल्कुल बिना सोच विचार के उसमें तलाक के संदर्भ में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप देखते हो, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि विवाह की संस्था के जो पारंपरिक बंधन थे उससे अब क्या है कि व्यक्तिगत पसंद की ओर आपका ले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा विवाह के संदर्भ में इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब नातेदारी की बात की जाए तो नातेदारी की हम वो कह सकते हैं कि वो सामाजिक एक ताना बाना आपका है नातेदारी मतलब, ठीक है, जो रक्त का संबंध हो गया और विवाह के संबंध से बनता है, ठीक है। अब नातेदारी मतलब हो गया रिश्तेदारी बेसिकली। अब ये आपके 2 तरीके से है, एक तो आपका रक्त के संबंध से भाई चाचा ताऊ भाई मम्मी पापा दादा, एक आपका हो गया विवाह के संबंध से शादी हो गई आपकी, तो आपकी पत्नी हो गई, आपकी ससुर जी हो गई, सास हो गई, साला साली आपके हो गए, तो ये आपके विवाह के संबंध से आपकी रिश्तेदारी बनती है, कुछ आपकी इनसे बन रही है। तो ये आपका जो पूरा एक ये संजाल तंत्र आपका होता है, ये आपका एक क्या कहते हैं हम नातेदारी से हम बोलते हैं, ठीक है। तो पहाड़ी जो आपका कठिन पहाड़ी जीवन है उसमें क्या एक ये मूलभूत समर्थन प्रणाली के रूप में इसने बहुत काम किया था, जो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे। अब इसका पारंपरिक महत्व आपका क्या रहा है भाई,
ठीक है। तो पारंपरिक महत्व की बात की जाए तो संरचना में देखेंगे तो रक्त पे आपका हो गया, और जो विवाह संबंधी आपकी जो नातेदारी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। संरचना यहाँ भी बेसिकली वही आपका जो पैट्रियोटिक हम कह सकते हैं, पितृवंशी हम कह सकते हैं, पैट्रिलिनियन हम कह सकते हैं, वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। महत्व की बात की जाए तो आपका क्या है, एक सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में काम करता था। कठिन जो आपकी भौगोलिक परिस्थितियों में आपका जो है नातेदारी, आपका आपदा वगैरह हो गई, बीमारी आपकी हो गई, खेती के कार्य में आपका हो गया, श्रम विनिमय हो गया, उसके द्वारा क्या तत्काल सहायता प्रदान करते हैं। होता है ना कि आपके घर में शादी है, लकड़ी फाड़ने जाना भाई, रिश्तेदार आते हैं आपके, कुछ कोई बीमार हो गया, कोई आपदा आ गई, किसी की मृत्यु हो गई, कोई कठिन घड़ी का टाइम है, कोई इमरजेंसी आ गई, तो आपके रिश्तेदार आपके यहाँ पे खड़े रहते हैं भाई, ठीक है। हालांकि वो अलग बात है, किसी के अच्छे होते हैं, किसी के बुरे होते हैं, लेकिन जनरली जो आपको देखने को मिलता है वो इसी का काम करता है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे तो आपका जो नातेदारी है वो केवल भावनात्मक नहीं बल्कि एक आर्थिक भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस बात को आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब सामाजिक जो हम कार्य के रूप में देखेंगे तो बच्चों का जो सामाजिकरण आपका हो गया, धार्मिक अनुष्ठानों में आपकी जो भागीदारी हो गई, सामाजिक नियंत्रण आपका हो गया, उनमें क्या है, नातेदारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये हम बेसिकली बता रहे हैं कि जो आपकी नातेदारी है, संरचना कैसी है, महत्व उसका क्या है, और सामाजिक कार्य में क्या, भाई आपके बच्चों को सामाजिकरण के रूप में आपका हो गया, जो आप धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करते हो तो उसमें भागीदारी के रूप में आप उनको देखते हो, आप जो सामाजिक नियंत्रण के रूप में जो आपके नातेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका आपकी हो जाती है। तो ये संस्था की हम बात करेंगे तो एक सामाजिक एकजुटता जो है वो बनाए रखती थी। तो इस तरीके से आपको नातेदारी को थोड़ा समझना है कि नातेदारी में किन किन पॉइंटों को थोड़ा डालना है, ठीक है। किस तरीके से आपको सामाजिक सुरक्षा जाल का ये काम करता था, किस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है, ठीक है। अब आधुनिक प्रभाव क्या हुआ भाई, चरण क्या हुआ आपका इसमें, वो हम देखते हैं थोड़ा, ठीक है। ठीक है, तो समझिए ना आपकी नातेदारी हमने देख लिया। तो नातेदारी का मतलब वही समझो आप कि नातेदारी मतलब एक ऐसी एक संस्था है कि जो समाज में ये बताता है कि कौन किसका क्या लगता है, किसका क्या कार्य है, इस संबंधों को लेकर, ठीक है। और एक एक सुरक्षा कवच के रूप में आपका काम करता है, ठीक है। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। आधुनिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, क्षरण किस तरीके से हुआ है, तो एक तो पलायन की बात की जाए, पलायन से क्या हुआ है, भौगोलिक दूरी बनी है। अब रिश्तेदार जो आपके दूर दूर बस गए हैं, कोई दिल्ली में बसा हुआ है, कोई देहरादून में है, कोई उससे बाहर अमेरिका चले गया है, कोई न्यूयॉर्क चले गया है, उससे आपकी भौतिक और जो भावनात्मक दूरी आपकी है वो भी बढ़ती बढ़ती चली गई है, ठीक है। इसके अलावा बाजार पर निर्भरता की बात की जाए, अब लोग जो है वो श्रम, स्वास्थ्य आपका हो गया, आर्थिक मदद के लिए बाजार की सेवाओं और जो सरकारी संस्थाओं पर अधिक निर्भर है बजाय रिश्तेदारों के। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको अधिकतम से अधिकतम आपको अपने रिश्तेदारों पर डिपेंड होना पड़ता था हर एक छोटे कार्य के लिए। लेकिन अब आर्थिक रूप से आप मजबूत हो चुके हैं, आप सरकारी नौकर बन चुके हैं, आपकी स्थिति सुधर गई है, तो अब आप उस आर्थिक रूप से उस सहायता को खरीद सकते हो, क्योंकि अब बाजार पर निर्भरता आपकी ज़्यादा बन गई है, व्यक्तिवाद बढ़ गया है, शहरीकरण जितना बढ़ा है उसने और शिक्षा ने एक जो व्यक्तिवाद आपका है, इंडिविजुअलिज्म आपका है, उसको बढ़ावा दिया भाई। इससे भी क्या हुआ, जो नातेदारी का महत्व आपका है वो आपका खत्म होता हुआ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये कारक हमें दिखाने हैं अपने उत्तर में कि जो औपचारिक संस्थाएं हैं इन्होंने कैसे अनौपचारिक समर्थन प्रणाली जो आपकी है नातेदारी इसका स्थान ले रही है, ठीक है। तो इस पे आपका बेसिकली आपका सवाल बन सकता है, और जब सवाल बनेगा तो आपको इन 3 पॉइंट को पे एग्जाम्पल आपको डालना है, समझिए ना। तो ये आपका जो बेसिकली नातेदारी आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बिल्कुल ट्रू और फैक्चुअल आपको जाना है कि इसका मतलब क्या है इस टॉपिक का, और किस तरीके से मुझे क्या क्या इसमें फैक्ट डालना है। बस परिवार आपने समझ लिया, आपने विवाह समझ लिया, आपने नातेदारी समझ ली, क्या उसका इंपॉर्टेंस है भाई, ठीक है। हमने यहाँ पे समझ लिया संरचना कैसे काम करती थी, महत्व तो क्या था उसका, हमने ये देख लिया। आप चेंजेस में किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से इसका क्षरण वगैरह हो रहा है, ठीक है। अब सवाल किस तरीके से बन सकता है आपका, तो उत्तराखंड की किन्हीं 2 जनजातियों के विवाह पद्धति के बारे में आपसे पूछ लिया भाई, तो आप जौनसारी का आपने बता दिया, आपने थारो के बारे में बता लिया। पर्वतीय समाज में जो है नातेदारी की जो पारंपरिक भूमिका थी और वर्तमान में पलायन के कारण जो है इसकी कमजोर होती पकड़ का आपको विश्लेषण करना है, खुद से आपको इसका सवाल लिखना है 100 नंबर में, 100 शब्दों में। तो इसमें करना क्या आपको, एक तो आपको पारंपरिक भूमिका आपको बतानी है किसकी, नातेदारी की, जिसमें उस सुरक्षा जाल का काम करता था, एक श्रम विनिमय का काम करता था, एक दूसरे की हेल्प के संबंध में काम करता था। और फिर जब पलायन हुआ उसके बाद जो आपके पलायन के बाद आपका हुआ जो शहरीकरण आपका बढ़ा, जो बाजार पर निर्भरता बढ़ी, उसमें जो क्या इम्पैक्ट आया, तो उस सब बातों को आपको इसमें वो डालना है, समझ गए ना। विवाह की संस्था पर आधुनिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, और दहेज और अंतर जातीय विवाह के संदर्भ में आपको विवेचना करनी है।
अब इसमें क्या है, आपको एक तो सकारात्मक प्रभाव आपको डालना है भाई, कि अंतर जातीय विवाह आपका बढ़ा है, महिलाओं की बढ़ती उम्र बढ़ी है भाई, अब कम उम्र में शादी नहीं हो रही, एक परिपक्व एज में आने के बाद सोच समझ के आप लड़का लड़की शादी कर रहे हैं। तो पहले का जो सवाल है आपका, वो तो आपको पॉजिटिव वे में डालना है आपका, समझ गए ना। फिर बात आ जाएगी दहेज और अंतर जातीय विवाह के संदर्भ में। तो यहाँ पे आपको जो नकारात्मक प्रभाव को दिखाना है कि भाई दहेज को लेके चीज़ें बढ़ रही है, तलाक की जो नंबर ऑफ तलाक है वो आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो उन दोनों को मिला के आपको एक बैलेंस उत्तर आपको लिखना है, ठीक है, इस संदर्भ में। तो सेकंड टॉपिक आपका यहाँ पे हो जाता है। सवाल आपने देख लिया किस तरीके से आपके सवाल बनते हैं। अब आपका एक अगला टॉपिक इसमें जो बच रहा है आपका, वो है आपका जाति व्यवस्था और गतिशीलता। गतिशीलता मतलब क्या चेंजेस आए हैं, क्या आपका परिवर्तन तरलता इसमें आई है, ठीक है। तो जाति व्यवस्था की हम बात उत्तराखंड में करेंगे, तो उत्तराखंड की जो जाति व्यवस्था थी वो मैदानी क्षेत्रों से आपको थोड़ी अलग आपको देखने को मिलती है, लेकिन जो भेदभाव आपका है मौजूदा आपको बना हुआ है। अब जो इसमें आप जब देखते हो जाति व्यवस्था उत्तराखंड में, तो आपको दो इस तरह आपको विभाजन देखना पड़ता है। अब इसमें आप जब देखोगे तो दो आपके वर्ग इसमें देखने को मिलते हैं, एक तो आपके उच्च जातियाँ, सेकंड में आप रखते हो शिल्पकार को। मतलब बेसिकली आपको इसी टाइप का आपको विभाजन करना है। उसमें आपको बिल्कुल चार में नहीं जा सकते आप, कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, फिर आपका फोर्थ वाले में ऐसा नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में बेसिकली ऊपर के जो आपके ब्राह्मण आपके हो गए, क्षत्रिय आपके हो गए, राजपूत हो गए, उन्हें आप उच्च जातियों में आपको देखने को मिलती है। और बाकी आपके जो शिल्पकार में आपको जो एससी वगैरह हो गया, उनसे संबंधित आपकी जो आपकी जातियाँ वगैरह आपको इसी में उनको देखने को मिलता है। तो जब उच्च जातियों की बात की जाए, इनमें आपके अक्सर खस वगैरह हो गए, जो रैकाज आपके जो स्थानीय उपनामों के जो लोग थे, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय राजपूत हो गए, जितने भी नेगी जोशी नोटियाल, वो सब आपको देखने को मिलते हैं। शिल्पकार में आपकी जो अनुसूचित जातियाँ आपकी है, जैसे डोम कहते हैं, कोली कहते हैं, ओड कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, उनको आप इसके अंदर रख सकते हो। अब शिल्पकार नाम जो क्या है, इनकी जो पारंपरिक जो हस्तकला है, इनका जो आपका लोहारी या फिर जो आपका जो श्रम आधारित आपका व्यवसाय था, उनको दर्शाने का काम करता है, ठीक है। इसलिए शिल्पकार का नाम उपयोग किया गया, ठीक है। तो दो आपको कर्म आपको देखने को मिलते हैं, दो विभाजन आपको देखने को मिलता है। अब कम कठोरता की अवधारणा की बात की जाए, तो मैदानी क्षेत्रों की तुलना में यहाँ जो जातिगत कठोरता थोड़ी कम थी, ठीक है। कारण था यह था कि जो कठिन पहाड़ी आपका जीवन है, और खेती के लिए क्या है, सभी समुदायों के श्रम सहयोग की आपकी जरूरत आपको देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आपको उत्तराखंड में भारी मात्रा में आपको जातिगत भेदभाव को भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। भेदभाव के स्वरूप की बात की जाए, तो कठोरता कम होने के बावजूद भी वही देखो, छुआछूत और जो आपका सामाजिक बहिष्कार है, वो सूक्ष्म रूप में तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक रूप में आपको उत्तराखंड में भी मौजूद हैं। विशेषकर आप देखते हो तो सार्वजनिक स्थान मंदिर में प्रवेश, बहुत सारे मंदिर आप गाँव में जाओ तो आपको अलाउड नहीं है। आपको सर पे आपको गीला टीका आपको नहीं लगाएंगे, आपको लगाएंगे तो सूखा टीका आपको लगता है। जल स्रोतों पर आपका जो रोक है, मतलब जाति व्यवस्था मतलब जो है उत्तराखंड के, अगर मैं बात करूं, मैंने उस चीज़ को बहुत करीब से देखा है, तो जाति व्यवस्था बहुत अंदर तक घुसी हुई है। और मतलब बहुत उसमें कॉम्प्लिकेटेड, मतलब हंसी भी आती है, और मतलब सोचना भी पड़ता है कि ऐसे कैसे। अब दो तीन एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। जैसे मेरा उद्देश्य किसी की भावना को आहत नहीं करना है, बस मैं आपको जो जन्म बात है जो है वही बता रहा हूँ। अब मान लो कि आपको जो कथा वगैरह होती है, ठीक है, तो किसी अगर आप शिल्पकार, हम जो दलित समुदाय जो अनुसूचित जाति के कोई लोग हैं, उनकी यहाँ कथा हो रही है, ठीक है। तो कथा माने कि सत्यनारायण कथा करवा दी, तो उनके यहाँ पंडित जी आते हैं, ठीक है सर। पंडित जी आए तो वो कथा करवाते हैं, सारे आपको जो क्रियाकलाप होते हैं, जो कर्म वगैरह होते हैं, उनको करवाते हैं, ठीक है, जिस तरीके से आपको क्रिया वगैरह चलती है। अब जब टीका लगाने की बात आती है, तो पंडित जी इन्हें गीला टीका लगाते हैं, जो समुदाय के लोग हैं, ठीक है, परिवार के लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए। लेकिन जब वापस अब प्रथा रहे ना हमारी, कि जब सामने से कोई टीका लगाते तो हमारा फर्ज बनता है तो उन्हें भी टीका लगाने का। तो जब इन ऐसी दलित समुदाय के लोग या फिर ऐसी जनजाति के लोग जब वापस पंडित जी पे टीका लगाते हैं, तो वो टीका कभी भी गीला टीका नहीं लगता है, वो हमेशा सूखा टीका लगता है। क्योंकि पानी अछूत माना जाता है, तो वो पंडित के सर पे कैसे लग सकता है, इसलिए वो पे सूखी जो आपकी रोली होती है, जो आपका चंदन वगैरह होता है, जो लाल टीका होता है, वो सूखा टीका पंडित जी को लगाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब बहुत तरीके से घुसा पड़ा है आपका जातिवाद उत्तराखंड में। बस थोड़ा सा समझने की बात है आपको, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया किस तरीके से आपको जातिवाद, जाति व्यवस्था का स्वरूप आपको उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है भाई, ठीक है। अब गतिशीलता की बात की जाएगी, चेंजेस
किस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, किस तरीके से आपका जो सामाजिक जो पदानुक्रम आपका है उसमें बदलाव किस तरीके से है, जो आधुनिकीकरण है उसने कौन कौन से कारण इसमें आपके बदलाव आपको लाने का काम किया है। तो पहला आपका शिक्षा है। शिक्षा से क्या है, एक सबसे बड़ा उत्प्रेरक के रूप में इसने काम किया है। इसने क्या किया है, शिल्पकार समुदाय के लिए आपका जो पारंपरिक व्यवसाय के बंधन वो तोड़ दिए हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों में और जो पेशेवर क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद की है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ऊपर उठी है। सामाजिक स्थिति भी थोड़ा बहुत उठी है, लेकिन जस की तस अभी भी बनी हुई है। ऊर्ध्वगामी गतिशीलता की बात की जाए तो ये आपका प्राथमिक स्रोत आपका बन गया, मतलब ठीक है, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं इस तरीके से। आरक्षण की बात की जाए तो राजनीतिक और जो प्रशासनिक आपकी भागीदारी है, तो संवैधानिक जो आरक्षण है उसने भी अनुसूचित जाति आपकी होगी, जनजाति आपके हो गया, ओबीसी हो गया, उन सब के लिए आपका जो सरकारी सेवाओं तो ईडब्ल्यूएस भी है, उसमें राजनीति में अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित की है, जिससे आपका उनका जो एक सामाजिक स्तर है वो सत्ता में पहुंच आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब इसमें आप सामाजिक न्याय कर सकते हो कि भाई आरक्षण ने सामाजिक असमानता को दूर करने का एक प्रभावी उपकरण के रूप में काम किया है। संस्कृतिकरण की बात की जाए तो आंतरिक बदलाव, अब यह वह प्रक्रिया है जहां निम्न जातियां जो है अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उच्च जातियों की जीवन शैली, शुद्ध शाकाहार अनुष्ठान की नकल करती है। अब ये बोला है कि संस्कृतिकरण बढ़ा है भाई, कि अब लोग भी हो रहे हैं कि जो उनकी जीवन शैली है वो शुद्ध शाकाहार पे अपना रहे हैं, अनुष्ठान को लेके हो गया, वो सब लेके मतलब उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो एक आंतरिक बदलाव आपको देखने को मिलता है संस्कृतिकरण को लेके। लेकिन जो यहाँ पे बात ये लिखी गई है कि उच्च जातियों की जीवन शैली, तो ये जरूरी नहीं कि आपको जो सभी उच्च जातियाँ होंगी वो शुद्ध शाकाहारी कर रहे होंगे, अनुष्ठान करते करती होंगे। वहाँ भी आपको बहुत सारे अपवाद आपको देखने को मिलते हैं, जो मांस वगैरह का भी आप सेवन वगैरह करते हैं, ठीक है। ये आपके जो एम एस श्रीनिवास थे उनकी अवधारणा बता दी कि जो लोग अपना स्टेटस कैसे बढ़ाते हैं, और ये किसी भी समाज में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। शहरीकरण और पलायन की बात की जाए तो शहरों में आपको जो जातिगत पहचान आपकी है वो अक्सर कमजोर हो जाती है, ठीक है। शहरों में आपका जो व्यक्ति का जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन उसकी जो योग्यता होती है, जो शिक्षा है, उसकी आय के आधार पर अधिक होता है। ये सही बात है। परिणाम है जाति की भूमिका कम होना और योग्यता की भूमिका को बढ़ाना। तो ऐसा तो हुआ है। शहरों में आप जाते हो तो आप, मैं देहरादून की बात करता हूँ, मैं देहरादून में हम जाते हैं तो किसी भी दुकान में या कौन में पानी पिला रहा है, कौन खाना खिला रहा है, हम बिल्कुल नहीं पूछते हैं ना, उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। लेकिन वही बात हम गांव में जाएंगे, उत्तराखंड में अपने गांव में हम जाते हैं तो वहाँ पे ये बात थोड़ा सा बहुत पावरफुल बन जाती है। अगर छोटा सा नगर नगर टाइप का है तो वहाँ जो दुकानें वगैरह होगी, दुकानें कैसे जहाँ पे खाना पीना बनता होगा, जो आपका भोजनालय वगैरह होगा, तो इन सब पे जो एकाधिकार आपको देखने को मिलेगा तो उच्च जातियों का देखने को मिलता है। उन्हीं से संबंधित आपकी दुकानें होंगी, जो आपके शिल्पकार हो गए, या छोटी आपकी जो दुकानें वगैरह, मतलब छोटी जाति की जो आपकी दुकानें वगैरह होगी, मतलब ये खान पान को लेके भोजनालय वगैरह, वो नहीं उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पे आपके बाकी सवर्ण लोग भी रहते हैं। अब अगर वो दुकान हो भी जाए तो वहाँ से उनके हाथ से कोई खाना नहीं खाएगा, कोई चाय नहीं पिएगा, कोई पानी नहीं पिएगा। तो इस वजह से क्या है, उन क्षेत्रों में उन चीज़ों को लेकर वो उतने एक्टिव हो नहीं पाते, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते, उसमें ज़्यादा वो आगे अग्रसर हो नहीं पाते, ठीक है। अब ये आपका शहरीकरण और प्लानिंग को, इस चीज़ों को आपको थोड़ा सा देखते रहना, ठीक है। किस तरीके से आपका जो है गतिशील, यानी कि उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। शिक्षा ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया, आरक्षण का आपको उल्लेख करना है, आपका जो संस्कृतिकरण वाला हुआ है, जो आपका शहरीकरण और जो पलायन हुआ है उसका आपको एक वहाँ पे डालना है, ठीक है। वर्तमान चुनौती और सरकारी प्रयास की बात करनी है तो वर्तमान चुनौती क्या बनी है आपकी। एक तो भाई जो जातीय असमानता है उसका सूक्ष्म स्वरूप आपको देखने को मिलता है। भले ही सार्वजनिक स्थानों पर छुआछूत कम हुई हो, लेकिन अंतर्जातीय विवाह की बात आती है, ग्रामीण सामाजिक मेल जोल की बात आती है, निजी संबंधों में भेदभाव आज भी मौजूद है। ग्रामीण समाज में जाओ तो एक लाइन में बैठ के खाना नहीं खा सकते, दोनों की अलग अलग लाइन लगती है, ठीक है। खाना अलग लोगों को मिलता है, ठीक है। मतलब बहुत लेवल पे आपको जातिवाद आपको देखने को मिलेगा। जाति की राजनीति आपको देखने को मिलेगी। चुनाव आपके हो गए, संसाधन का वितरण आपका हो गया, उसमें जाति एक राजनीतिक पहचान बन गई है। अब चुनाव में आप देखो तो अपनी जाति के लोगों भाई वोट दो, ठीक है। अब इससे हो क्या रहा है, आपको जो विकास की प्रक्रिया है उसमें आपका जो जातीय समीकरण है वो आपके हावी होते जा रहे हैं। ये आपका हो गया। शिल्पकार समुदाय के मुद्दे आपसे हुए तो पारंपरिक कलाओं के हटने से कारीगर के सामने अब जो है एक बेरोजगारी की समस्या भी खड़ी हुई है। तो इस बात को थोड़ा सा वो जानते हैं, ठीक है। अब सरकारी प्रयास क्या किए भाई, तो अंतर जातीय जो विवाह है उसको प्रोत्साहन को योजना जब की है,
कि सरकार आर्थिक सहायता देती है, जाति की दीवारों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, विशेष विकास योजना आपकी बन रही है, चाहे अनुसूचित जाति उप योजना आपकी हो गई या अन्य जो कल्याणकारी आपकी जो कार्यक्रम है उनसे जो आपके समुदाय उन पे आपके समग्र विकास पर आपका केंद्रित आपका हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो जाति व्यवस्था है उत्तराखंड में आपको देखना है। तो जाति व्यवस्था से आप उत्तराखंड में भली भांति खुद से आप वाकिफ होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से उसमें परिवर्तन आपको, या फिर हम तरलता हम कह सकते हो, गतिशीलता आपको देखने को मिलती है। शिक्षा आरक्षण आपका हो गया, शहरीकरण पलायन के बारे में थोड़ा सा उसका उल्लेख आपको करना है। प्रश्न कैसे बन सकते हैं, ठीक है, तो प्रश्न हमें अब जब दिखाना है कि जो पहाड़ों में जाति व्यवस्था है वो कम कठोर थी लेकिन जो समाप्त नहीं हुई, इस बात का उल्लेख करना है। आर्थिक गतिशीलता तो आई है लेकिन सामाजिक गतिशीलता अभी भी यानी स्वीकारता भी उतनी कम है। शिक्षा आरक्षण को हमें कारण मानना है, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को मानना है, जो पारंपरिक व्यवसाय से मुक्ति है, इन्हें क्या है, इन्हें पारंपरिक जो परिणाम है हमारे, इनके रूप में हमें उल्लेख करना है। और निष्कर्ष में बताना है कि जो सामाजिक न्याय हमारा है उसे सुनिश्चित करने के लिए क्या है, जो जाति विहीन समाज हमें चाहिए उसकी स्थापना के लिए शिक्षा हो गया, कानूनी जागरूकता आपकी होगी, सरकारी योजनाओं का निरंतर प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। पर जहाँ तक मुझे लगता है ये सब एक सेकेंडरी रूप में, जो प्राइमरी फैक्टर है, अगर आप वास्तव में जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हो तो उसकी शुरुआत जो कहाँ से होनी चाहिए, वो परिवार से होना चाहिए। यानी बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो बच्चे ने जन्म लिया तो उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, उसके भाई बहन उसके दिमाग में ये डालना जब शुरू करेंगे कि जाति वाति कुछ नहीं होती भाई, सब लोग समान हैं, आपकी जो योग्यता है उस आधार पे आपको आंका जाएगा, आपने किस घर में जन्म लिया, आप मतलब बेसिकली उसे जाति व्यवस्था के बारे में, भेदभाव के बारे में बचपन से उसके दिमाग में चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। अब बचपन से उसे पैदा हुआ, जब से ये आदत पूरे देश में आ जाएगी, पूरे उत्तराखंड में आ जाएगी कि जो माता पिता हैं वो, या जो आपका परिवार जो संस्था आपकी है, वहाँ से जब बेसिकली शुरुआत होगी कि बच्चे के दिमाग में ये जब बातें जाएगी, जब इन शब्दों को सुनेगा ही नहीं कि जात पात क्या होता है, वो सब क्या होता है, सब लोग समानता है समानता, ये आपके जो मूल्य उनके बचपन से उसके अंदर पड़ेंगे, तब बच्चा जब बड़ा होगा धीरे धीरे स्कूल जाएगा, समाज में से मूल्य वगैरह मिलेंगे, फिर तब धीरे धीरे आपकी जो जाति व्यवस्था है, जो आपका भेदभाव है वो आपका खत्म होता जाएगा। उसके बाद फिर आपको जो शिक्षा, जो कानूनी जागरूकता है, सरकारी योजना है, वो सब इसमें और अच्छे से काम करेगी। अब बचपन से इसके दिमाग में आपने तो जातिवाद भी भर दिया है, आंतरिक रूप से आपका ही चल गया, तो बाहरी रूप से आप शिक्षा, कानूनी जागरूकता और सरकारी योजनाओं से कुछ फायदा नहीं है। तो यही आपका एकमात्र तरीका है। ये संभावित प्रश्न आपकी जाति व्यवस्था को लेकर आपके उत्तराखंड स्थित का समुदाय कौन है और स्वतंत्रता के बाद उनकी पारंपरिक सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन आए, तो इसमें आपको वही उल्लेख करना है, शिक्षा का उल्लेख करना है, आपको पलायन का उल्लेख करना है, रोजगार का उल्लेख करना है, आरक्षण का उल्लेख करना है। ठीक है, वही अनुसूचित जातियों के बारे में बोल रहा है कि ठीक है, आरक्षण से, पारंपरिक व्यवस्था से मुक्ति, आर्थिक स्थिति में सुधार, इन सबका उल्लेख करना है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो जाति व्यवस्था की कठोरता आपकी है वो मैदान क्षेत्रों से कम रही है, आलोचनात्मक आपको विश्लेषण करना है। तो इसमें आपको श्रम सहयोग की आवश्यकता को बताना है, ठीक है, किस तरीके से थी, आलोचना को करना है कि छुआछूत और जो सामाजिक बहिष्कार है, मंदिर आपका हो गया, जल स्रोत आपका हो गया, वो आप ही सूक्ष्म रूप से आपको मौजूद रहे हैं भाई, अभी आपने लगा नहीं सकते हो। शिक्षा और आरक्षण की बात की जाए तो उत्तराखंड के समाज में आपका जो एक ऊर्ध्वगामी गतिशीलता की बात कर रहा है कि किस प्रकार आपकी जो अपवर्ड मोबिलिटी है उसको आपको प्रभावित किया है, और जो आपका संस्कृतिकरण है उसके संदर्भ में आपको समझाना है। तो इसमें आपको ये डालना है कि प्रभाव क्या भाई, तो शिक्षा ने आपके पारंपरिक बंधन तोड़े, आरक्षण ने आपके सत्ता दी है, प्रशासन में भागीदारी दी है, और जो संस्कृतिकरण की बात है उसमें निम्न जाति द्वारा उच्च जाति के जो रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करके आपकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखते अगर रखोगे आप, तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक है जाति व्यवस्था वाला, वो आपका आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। पहले से आपको बताया उत्तराखंड के क्षेत्र के बारे में, संस्कृति के बारे में, थोड़ा सा हल्का हल्का एफर्ट मारना है तो ये वाला टॉपिक आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो आज वीडियो को हम इतना रखते हैं आपका। ठीक है, आपके तीनों टॉपिक आपके जो हो गए हैं ये वाला। ठीक है, अब इसमें हम जो अनुसूचित जाति आपका हो गया, ठीक है, जनजाति आपका हो गया, पिछड़ी जातियाँ आपकी हो गया, इन तीनों को हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेसिकली इतना ही है, आज हम ज़्यादा आपका देखते नहीं है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आपको जरूर करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि मैं इसी तरीके से आगे मेंस में आपकी हेल्प कर सकूँ, आपको एक गाइडेंस मिलता रहे। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं आपको दिन वाली क्लास में, एथिक्स वाली क्लास में। मैं आज हमें एथिक्स शुरू करना है। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। टाटा, बाय बाय।